चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज केवल फर्स्ट हाफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड हाफ कनेक्ट नहीं होगा आज। और ये जो डिजीज हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये है लीचेन प्लानस। इसको समझेंगे, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस या गाइड थोड़ा सा मैं करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनके पास पेशेंट आते हैं तो वो पहले से फॉर्मूला बना के रखते हैं, और या तो वो फॉर्मूला दे ही देते हैं पेशेंट को, फिर बाद में कुछ कमी पेशी होती है तो पूछते हैं। और जैसे राजेश आचार्य सर हैं, और नंदलाल जी हैं, और एक मैडम भी है, मेरे नाम एक्चुअली अभी याद नहीं है, और भी दो तीन लोग हैं। और कुछ लोग अभी उसी में लगे हुए हैं कि वो केवल रिपोर्ट भेजेंगे, रिपोर्ट भेजने के बाद सिम्टम मुझे पूछने पड़ेंगे उनसे, सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो अच्छा तो ये रहे कि आप लोग पहले बहुत अच्छे से चीजों को देख लो, समझ लो। अगर आप सेट कर सकते हैं तो फॉर्मूला सेट करके भेजो। सीखना है ना, अब सीखना है तो ये काम करना पड़ेगा, और नहीं सीखना है, सारी उम्र प्रोटोकॉल ही पूछने हैं तो फिर ऐसे ही पूछते रहोगे। ठीक है, सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो 50% गलत हो सकता है, 100% भी गलत हो सकता है, हालांकि होगा नहीं 100%। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ भी फॉर्मूला 100% गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ऑर्गन है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड रेमेडीज भी हमारी सारी है। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखा जाए तो वो और अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगा। दूसरा, एक और बाकी ग्रुप्स में मैं थोड़ा अनाउंस करूंगा कि अब मैं केवल उन लोगों को रिस्पोंड करूंगा जो लोग मेरे से डायरेक्टली ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनकी क्लास चल रही है, क्योंकि अब इतने सारे मैसेजेस आने लगे हैं। वो सारे ग्रुप, 4-5 ग्रुप मेरे ही हो गए, दूसरे ग्रुप्स भी हैं, वहाँ से पोस्ट के थ्रू भी आते हैं। ये उसमें कई बार प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग तो डायरेक्ट फोन ही लगा देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। आप सब लोग बिजी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत बिजी रहता ही हूँ, तो आप लोगों को कई बार ऐसा होता है। एक मैडम का आपके हमारे बैच में ही है, उनका मैसेज आज देखा मैंने, 2-3 दिन बाद बहुत नीचे चला गया वो। क्यों, मैसेजेस इतने सारे हैं तो मैं चलिए लीचेन प्लानस को स्टार्ट करते हैं, और माइक ऑफ कीजिए प्लीज। शंकर जादव जी, माइक ऑफ। माइक ऑन। तो कुछ लोग बाद में आए, मैं बोल देता हूँ कि फर्स्ट हाफ में ही क्लास चलेगी आज हमारी। लीचेन प्लानस को पूरा डिस्कस करेंगे हम पहले, फिर उसका ट्रीटमेंट है। सेकंड हाफ में क्लास कनेक्ट नहीं होगी। तो लीचेन प्लानस एक्चुअली हमें दिख रहा है कि ये साफ स्किन पे स्किन डिजीज है, और सोरेसिस से कुछ कहीं ना कहीं प्लांक सोरेसिस से, कई बार गुटाटे सोरेसिस से ये कई बार मिलती जुलती सी लगती है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है, क्योंकि इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसमें बम्प जो है मतलब स्किन पे एक बम्प, एक रेज्ड स्किन वहां से देखने को मिलती है जहाँ पे इरप्शन होता है। तो कई बार फफोले जैसे भी, ये फिगर मैंने इसलिए निकाली है कि इसमें आपको बहुत ढूंढने के बाद मैंने निकाली है, इसमें लीचेन प्लानस के लगभग सारे साइन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये जो देखने में कई बार सोरेसिस जैसा पैच लगता है वो भी है। ठीक है, एक्जिमा जैसा सिस्टम लगता है वो भी इसमें है। कई बार जो फफोले इसमें पड़ जाते हैं, सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो भी है। ठीक है, एक्जिमा की तरह क्रैक्स पड़ने की कंडीशन दिख रही है, वो भी है। तो ये जो है, ये इसलिए ये फिगर में आप लोग देखें, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। वैसे ये इन्फ्लामेटरी डिजीज ही है, और ये भी जो एपिडर्मिस है उसी पे हमें दिख रही है, एपिडर्मिस पे ये
इसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और जब टिश्यू मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं वहां पे ये देखने को मिलती है, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज का, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन है ये। स्क्वेमस मतलब जो स्क्वैश के तरीके से थोड़े चपटे टाइप के जो टिश्यूज देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका इरप्शन भी या इसका लीजन भी आपको चपटे जैसा और थोड़ा सा मिला जुला सा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये केवल स्किन को इफेक्ट नहीं करता है, ये ओरल म्यूकोजा को भी बहुत इफेक्ट करता है और लेडीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ओरल म्यूकोजा मतलब मुंह में भी आपको ये देखने को मिलेगा और बहुत बुरी स्थिति में ये चला जाता है। कई बार जेनिटल ऑर्गन में भी ये लीचन प्लानस देखने को मिलता है, लेकिन मेल के बजाय फीमेल में ज्यादा होगा। मिडिल एज में ये जो है 35-40 के आसपास की एज की कंडीशन में इसको होता हुआ ज्यादा देखा गया है। और अगर मैं बोलूं कि इसका इरेप्शन तो हमें दिख रहा है ऊपर की लेयर पे, जो हमारी स्टेटम कोर्नियम है वहां पे इसका पूरा इरेप्शन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये डी जनरेशन है जो आपकी जो हमारी बेजल लेयर होती है सबसे नीचे की, वहीं से ये स्टार्ट होके धीरे धीरे इन्फ्लामेशन ऊपर तक जाती है, इसलिए इसमें पेन भी होता है। मतलब ये डीप डिजीज है, सुपरफिशियल डिजीज ये उतने तरीके से नहीं होती है जैसे दिख रही है, इसका इफेक्ट डीप तक होता है इसलिए इसमें पेन भी काफी देखने को मिलता है। इम्यूनिटी का साफ रोल इसमें देखा जाता है, इसलिए लिम्फोसाइट का सीधा सीधा रोल आप इसमें देखने को मिलेगी। हालांकि सीधा सीधा इसका जो इफेक्ट है वो तो आपको सुपरफिशियली ऊपर की लेयर पे दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अगर ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है और जो टी सेल इम्यूनिटी है हमारी, वो कहीं ना कहीं उनके जो ट्रिगर हैं, जो उनका हाइपर एक्टिव रिएक्शन है, उसी से ये जो है वहां पे आपको दिखता है। सोरेसिस की तरह देखने में होता तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें स्वेलिंग होती है, सोरेसिस में स्वेलिंग नहीं होती। ये डिफरेंस भी क्लियर होना जरूरी है। दूसरा, सोरेसिस की तरह ये जीन्स में नहीं, मतलब जेनेटिक की तरह ये देखने को नहीं मिलता है। स्केलिंग और फ्लेयर्स इसमें उतरते हुए नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पपड़ी इसमें देखने को नहीं मिलती है। और मैक्सिमम तो ये ऊपर से थुलथुला पिलपिला सा आपको रहेगा, रेडिश ऐसे जैसे दिख रहा है आपको, ये ब्लूइश टाइप का, इस टाइप के जो इरप्शन है वो देखने को मिलेंगे, जिनमें इचिंग होगी बहुत ज्यादा, फिर पेन होगा, और सोरासिस से भी ज्यादा इचिंग कई बार इसमें देखने को मिलती है। अब इसका जो, हालांकि अगर देखा जाए कि भाई मेन रीजन क्या है, तो वो उतना समझ में नहीं आता है। मतलब आप समझो कि एक तरीके की ये ऑटो इम्यून डिजीज ही है, क्योंकि ये भी इसका जो मीडिएटर है या जो इसको इनिशिएट कर रहा है वो हमारी इम्यूनिटी ही है। और जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, मैक्सिमम के कोज का पता तो नहीं है, लेकिन क्या ट्रिगर होता है, किसके ट्रिगर होने से ये चीजें सामने निकल के आती हैं, तो वो चीजें हमें समझनी जरूरी है। तो एक्चुअली जो हमारी टी सेल से वहां से एक तरीके से साइटोटॉक्सिक होती हैं, और CD8 पॉजिटिव सेल, हाँ CD8 पॉजिटिव जो टी सेल होती है, उनके ट्रिगर होने से ये होता है। क्योंकि जब वो ट्रिगर होते हैं तो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, सेल के डेड होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। और फिर आप जानते ही हैं, वहां से स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई एपोप्टोसिस फास्ट स्पीड से वहां पे चलता है, तो फिर वहां पे एक ऑटो इम्यूनिटी जरूर जनरेट होती है, एक इम्यून रिएक्शन वहां पे देखने को मिलता है। उस इम्यून रिएक्शन का परिणाम ही ये जो इन्फ्लामेशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये CD8 पॉजिटिव टी सेल का ट्रिगर है या उसका इम्यूनिटी रिएक्शन है। और ये हमारी इम्यूनिटी का ही पार्ट होते हैं, CD4 सेल, CD8 सेल, ठीक है। इम्यूनिटी का पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर जल्दी। वैसे तो CD8 पॉजिटिव जो सेल होती है, CDS प्लस भी उनको बोलते हैं, उनका जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके से करने का है। एक काम में तो क्या करते हैं, जब वो अपने टारगेट पे अटैक करते हैं तो वो इंटरलुकिन्स का सीक्रेशन करते हैं। इंटरलुकिन्स एक तरीके का आप
सीक्रेशन हार्मोन के तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइंस के थ्रू वहां पे ये उन सेल पे अटैक करती है, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को जिनको ये समझती है कि भाई वो बाहर से आए हैं या उन पे अटैक करना जरूरी है। तो अब जब सही में ऐसी सब्सटेंस अवेलेबल हैं जिन पे अटैक होना जरूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सब्सटेंस अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारी हेल्दी सेल पे ही अटैक करेंगी, और हेल्दी सेल पे अटैक होने की वजह से ही फिर ये सारी डिजीज जो है, ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो निकल के आती है, और फिर इनको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटलेट से रिलेटेड डिजीज भी होती है, आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो इम्यूनिटी है वो जो प्लेटलेट है उसकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी होने लगती है, मतलब जैसे यहाँ स्किन की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा हो रही है और स्किन इतनी जल्दी से खत्म हो रही है, वैसे ही वहाँ पे प्लेटलेट बहुत जल्दी से खत्म होती है। हालांकि जो नई प्लेटलेट बनती है उनका साइज बहुत बड़ा होता है, 4-5 गुनी होती है नॉर्मल प्लेटलेट के साइज से, लेकिन फिर भी वो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम, मेंटल की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, जब उसको पता रहता है कि भाई तुम्हारी प्लेटलेट केवल 30,000 ही है, तुम 30,000 पे ही जीवित हो, या कई बार 4,000, 5,000, 6,000, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती तब भी उसको, क्योंकि वो जो प्लेटलेट नहीं बनी है उनका साइज बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए अब जो इम्यूनिटी है उसका सही से काम करना, सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक ये खोज तो नहीं पाया, ये एक तरीके से पता तो नहीं कर पाया कि भाई अ, ये जो डिसऑर्डर्स हैं सारे, उनके पीछे क्या चीजें समझ में आती है। हालांकि अगर हम पीछे एंशियंट साइंस में जाएं और हमारा जो पुराना आयुर्वेद है उसको देखें, या फिर जो सूक्ष्म आयुर्वेद है उसको देखें, जो बहुत कम बचा है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत किसी किसी चीज में बचा हुआ है, तो हम देखते हैं कि गलत आहार विहार, गलत विचार, और प्लस जो पॉजिटिव फूड है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद में, मतलब एक दूसरे के डाइजेशन को अपोज करते हैं, ऐसे फूड को लेने से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो होते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पाया भी है, हालांकि वो इस थ्योरी को खारिज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सुपीरियरिटी वहां पे दिखाने की कोशिश चलती रहती है। खैर ये इस टाइप के जो आपको देखने को मिलेंगे, और फोल्ड वाली जगह पे ये काफी देखने को मिलते हैं आपको, जहाँ पे फोल्ड होता है, और लेकिन फिर भी एंकल पे, रिस्ट पे, जेनेटल एरिया में, और जो आपका ओरल म्यूकोजा होता है मतलब मुंह के अंदर, ऐसी जगह काफी ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, और कई बार बहुत बुरी स्थिति इनमें हो जाती है, तो इसका ट्रीट होना बहुत जरूरी है। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग तो ये नहीं है, लेकिन जेनेटल एरिया में अगर होने वाला lichen प्लानस है और वो ट्रीट ना हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स में यही है कि भाई ये ब्लूइश पर्पल टाइप के जो इरप्शन है, जो बम्प्स हैं, एक्चुअली इरप्शन ना बोल के हमें फ्लैट बम्प्स को बोले, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होती है उसके जैसे ही ऊपर थोड़े उभरे हुए इरप्शन, चपटे टाइप के इरप्शन वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो खासकर इनर फोर आर्म में, रिस्ट में, एंकल में, ऐसी जगह या जेनेटल एरिया में, ठीक है, या ओरल कैविटी में देखने को आपको मिलेंगे। इचिंग इनमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, कई बार ब्लिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, और क्रस्ट भी कई बार मतलब क्रिस्टल्स, इसमें एक लिक्विड होगा और उससे क्रिस्टल फॉर्म होने जैसी कंडीशन भी वहां पे देखने को मिलेगी। मुंह में जिसको पैचेज हैं वो थोड़े रेडिश और उनपे एक वाइट कोटिंग जैसी चीजें वहां पे देखने को मिलती है, और लिप्स पे, टोंग पे, ठीक है, और कॉर्नर ऑफ द माउथ, ऐसी जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। सर में भी काफी जो है ये कई बार देखा जाता है, हेयर्स में भी, हेयर फॉलिकल का जो एरिया है वहां पे भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, और नेल में भी देखा जाता है, मतलब सोरासिस से काफी मिलती जुलती चीजें इसकी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप इसके रैसेस को, या इसके जो ये लीजन आपको दिख रहा है, जब आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ये सोरासिस नहीं है, क्योंकि इस पे उतनी फ्लेयर, उतनी लेयर, उतनी परत नहीं आती है, उस तरीके से स्किन इसमें डेड होके वो पपड़ी नुमा जो चीजें हैं वो नहीं उतरती हैं। डेड स्किन तो इसकी भी होती है,
लेकिन उतना जल्दी नहीं सोरासिस के तरीके से। दूसरा ईचिंग इसमें सोरासिस से ज्यादा होती है। उसके अलावा आपको छोटे छोटे से फफोले टाइप जो दिख रहे हैं अभी आपको, ये जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें वही है कि भाई कारण मैंने आपको बताया कि वैसे तो पता नहीं है, लेकिन सीधा सीधा समझे तो वही है कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम ही जब हमारी सेल पे अटैक करता है, वो चाहे मिकस मेम्ब्रेन की सेल रहे या फिर बॉडी पे कहीं कुछ दूसरी जगह की सेल रहे, तभी ये कंडीशन आती है। लेकिन फिर भी जो वायरल डिजीज हैं उनमें काफी ज्यादा इसकी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी का जो इन्फेक्शन है, उन लोगों को लीचेन प्लानस काफी देखा गया है। ठीक है, और HIV जो वायरल इन्फेक्शन होता है उनमें भी काफी देखा गया है। तो इसके टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप चाहें तो इसमें इन लोगों को आप अच्छे से ट्रीट करने के लिए इनका वायरल मार्कर जो टेस्ट होता है, जो चार चार या पांच तरीके के वायरल को डिटेक्ट करके ब्लड रिपोर्ट आती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह का भी इसमें सब होता है। तो आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस का इन्वॉल्वमेंट काफी 60-70% इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आप हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट इसके साथ जरूर स्टार्ट करें, ताकि जो वहाँ से चीजें मैनेज हो और ये इरप्शन भी वहाँ से हटते चले जाएं। वैसे मैं जितना भी स्टडी किया है, देखा है, केस को समझने के बाद भी, बहुत सारे केसेस को समझने के बाद भी ये देखा है कि मैक्सिमम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में लीवर का इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही रहता है। लीवर पे काम किया जाए, लीवर के फंक्शन को सही कर दिया जाए, कई बार फंक्शन भी सही रहते हैं तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ आती है, और कई बार क्लिनिकली चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट रहता है कहीं ना कहीं। वो जब आप सिम्टम लेंगे तो वो मतलब आपने डायग्नोस करा लिया, अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर नहीं आया, ठीक है, LFT में कोई फंक्शन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप सिम्टम ले रहे हैं तो वहां से पता चल रहा है डाइजेस्टिव सिम्टम से कि हाँ, कहीं ना कहीं लीवर का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हुआ है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म को करेक्ट जरूर करना है। मेटाबॉलिज्म को करेक्ट किए बिना इसको सही करना या इसको ट्रीट करना बहुत पॉसिबल या बहुत आसान नहीं रहने वाला है। अभी मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट में भी इसके कि कैसे इसमें चीजें हो सकती हैं। बाकी ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं ऐसी जिनकी वजह से ये ट्रिगर कर सकता है। बहुत सारे केमिकल हैं ऐसे, ठीक है, और बहुत सारे मेटल मेटल भी हैं। जैसे ऐसा बोला गया कि भाई प्लेटिनम और जो गोल्ड होता है उसके वजह से भी कई बार ये ट्रिगर कर जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, खासकर पेन जो पेन किलर जो रेमेडी है, वो नसेड भी जिन्हें बोलते हैं, NSAID, जैसे डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन हो गया, एडविल, ठीक है, ये सब, ये नेप्रोक्सिन वगैरह, ये सब जो मेडिसिन है इनकी वजह से भी, लगातार ज़्यादा लेने की वजह से भी कई बार ये चीज़ें बिगड़ सकती हैं, या किसी को नहीं है तो देखने को सामने आ सकती है। इसके अलावा ब्लड थिनर से, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की रेमेडीज से, स्टेटिन वगैरह से, या फिर दूसरे ब्लड थिनर है उनकी वजह से, या डाययूरेटिक जो रेमेडीज होती हैं, ठीक है, जो डाययूरेटिक होती हैं, मतलब जो डाययूरेटिक तरीके से फंक्शन करके ब्लड प्रेशर को लो करती है, जिनको लेने के बाद थोड़ा पसीना और थोड़ा यूरिन पास आउट होने से होता है, और जो सोडियम की जो दिखता है वो, मतलब एक्सेस सोडियम को बाहर निकाल के उस तरीके से वो ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। तो उन वाली कंडीशन में भी ये एक कारण में इसके देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो कोई कारण नहीं है, लेकिन ये सारे कारण कहीं ना कहीं अलग अलग केसेस पे देखे गए हैं। हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तो इसका नहीं है कि भाई इन लोगों को ये हो सकता है या इन लोगों को नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऊपर कारण बताए मैंने आपको, उन कारण से एसोसिएट करके अगर आप लेके चलेंगे तो वो रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। मतलब किसी को हेपेटाइटिस है, कोई इस टाइप की ड्रग्स पे लगातार चल रहा है, इस टाइप की मेडिकेशन कंटिन्यूस ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर में भी इसके आएगा। इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इसके, खासकर अगर ये ओरल कैविटी में किसी को है या जेनेटल एरिया में किसी को है, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे उस कंडीशन में बहुत
तेज और बहुत एक तरीके से इंटेंस पेन वहां पे देखने को मिलेगा, इंटेंस पेन और जलन देखने को मिलेगी। तो ओरल कैविटी और जेनेटल एरिया में लीचन प्लानस को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अनेबल टू ईट, खाने में कितनी परेशानी होगी आप देखिए लीचन प्लानस अगर ओरल कैविटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा यूरिनेट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी अगर जेनेटल एरिया में वो है। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क फैक्टर इसके हो सकते हैं। हालांकि बहुत रेयर केस में ही ये कैंसर में जो है कन्वर्ट होता है, लेकिन जो ओरल लीचन प्लानस है या जो जेनेटल लीचन प्लानस है उसको कई बार जब हिस्ट्री ली गई ऐसे पेशेंट की जिनको ओरल कैंसर हुआ या जिनको जेनेटल एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइप का कैंसर देखने को मिला, तो वहां पे ये पाया गया कि उनको लीचन प्लानस था या लीचन प्लानस है अभी भी। तो इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। और कई बार माउथ में या ओरल कैविटी में लीचन प्लानस हो जाने की वजह से इस ये जो है ईयर कैनल में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, जिससे हियरिंग प्रॉब्लम या हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है। तो नॉर्मल इरप्शन है तो ट्रीटेबल भी है, ट्रीटेबल तो सभी कुछ है और उसको उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर ओरल लीचन प्लानस है और या जेनेटल एरिया में लीचन प्लानस है तो फिर उसको ट्रीट करना भी उतना आसान नहीं है। और ट्रीट करना के अलावा उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये था लीचन प्लानस। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि एकदम जो सोरासिस है उसके जैसा देखने में लग सकता है लेकिन बहुत अलग होता है। और आप सिम्टम जैसे ही पेशेंट से लेंगे, जैसे ही पेशेंट से बात करेंगे और उसके इरप्शन को या जो लीजन हमें दिख रहा है स्किन का, उससे आप एकदम से आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये एक्चुअली सोरासिस नहीं, सोरासिस के तरीके से हमें ट्रीट नहीं करना है। हालांकि सुपरफिशियली है, मेडिसिन तो लगभग लगभग रहती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ काफी कुछ चेंज हमें इसमें देखने को मिलेगा और चेंज रहता भी है इसमें। अभी 1 मिनट में ट्रीटमेंट शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले जब हम समझ गए कि ये कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इसमें जो हमारी इम्यूनिटी सेल है उनका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी तो सारी टोटल मैक्सिमम जो है लिम्फ पे डिपेंड करती है। तो यानी कि हमें लिम्फ पे काम करना है, लिम्फ को प्योर करना है। ठीक है, और ब्लड और लिम्फ दोनों पे ही हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन लिम्फ का ज्यादा रहेगा। तो लिम्फ पे काम करना है, ब्लड पे भी काम करना है, तो L2 से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। L2S5C5N1G, इसको आप यूज कीजिए नेगेटिव में D10 के आसपास। हालांकि मैं आपको बताऊं, एक पुराना फॉर्मूला है जिसमें हम बोलते हैं कि S1 बिफोर मील, पुराने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं वो S10
आफ्टर मील और स्लास नाइट, उसी पे चलना है हम, सेम चीज पे ही ये सब, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का सही होना जरूरी है। मतलब लीवर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है तो लीवर का मेटाबॉलिज्म भी होना सही जरूरी है, और इम्यूनिटी पे भी काम होना जरूरी है। तो इसलिए हमें केवल S1 से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने L2 लिया है यहाँ पे। तो ये बिफोर मील करो आप, बिफोर मील। और S10 C15 वर 1 W, आफ्टर मील। ईशा मैम नहीं, कंटेजियस नहीं है मैम। कंटेजियस डिजीज, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कंटेजियस नहीं नहीं होता है। अब आप देखिए नाइट वाला फॉर्मूला हमारा स्लास C10 और वर 2 एंड वाई D4 ग्लोब्यूल्स। अच्छा, अब अगर कॉन्स्टिपेशन है, ये मैंने कल भी बताया था, तो आप उसको 20-25 ग्लोब्यूल रात को दीजिए गर्म पानी में। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो स्लास का इफेक्ट आपको देखना है, तो आप इसके 2-2 ग्लोब्यूल दिन में 3 बार दे दीजिए। और 3 बार नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर तो केवल रात को भी दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा मत दीजिए आप, 5-7 से मैक्सिमम 10 ग्लोब्यूल उसको आप D4 के दे सकते हैं। क्योंकि ये हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं कि माउथ से लेके एनस तक सब कुछ जो डिस्टर्ब है वो सही जगह पे आए, और खासकर जो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है वो सही हो, लिम्फ और ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो। और ये काम L2 और S10, ठीक है, L2 के साथ S5 लीवर की रेमेडी, S10 के साथ C15 पेट की रेमेडी, स्टमक की रेमेडी, मिलके जब पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब स्टमक और लीवर सब मिलके ये। नंदलाल जी कैमरा ऑफ कीजिए। तो ये सब मिलके जब पूरा सिस्टम हमारा प्यूरिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, प्यूरिफिकेशन की तरफ चलता है, तो चीजें वहां पे मैनेज होके आती है। अब आप देखिए इसको बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्किन का ट्रीटमेंट नहीं है ये। ठीक है, इसमें S5 है, C5 है, सुपरफिशियल स्किन पे काम करते हैं वो, लेकिन हमने उनको L2 के साथ दिया। मतलब हम एक्चुअली स्किन पे तो भेज रहे हैं, स्किन पे तो ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ब्लड और लिम्फ के थ्रू चीजों को प्योरीफाई प्योरीफाई करना चाह रहे हैं। स्किन पे भी जाएगा, सब तरीके से जाएगा, लेकिन बेस को, मतलब ब्लड और लिम्फ की प्रॉब्लम को सही होगा, ऑटो इम्यूनिटी जो है वो सही हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, लीवर अच्छे से काम करेगा, तो ये सही होगा। अब आपको मैं बताऊं, अगर सही मेडिसिन सिलेक्शन ना हो तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसको अनट्रीटेबल बोलती है, सोरासिस की तरह, कि भाई ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये ठीक नहीं होता है, बस ये स्टेरॉइड है, आप इनको लेते जाओ। S1 नहीं है, ये स्लास है, स्लास C10 वर 2 वाई D4। ये मैंने, ये देना नहीं है, ये तो मैंने समझाया है केवल आपको, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ये है 1, 2 एंड 3। वो मैंने बताया कि भाई जो पुरानी बुक्स हैं उसमें भी, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, जो सीनियर लोग हैं हमारे, और वो सही कंसेप्ट है उनका, ऐसा नहीं है कि वो कंसेप्ट गलत है, वो बहुत सही कंसेप्ट है। आज भी सब हम ऐसे ही तो ट्रीटमेंट करते हैं, सब हम ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ S1 की जगह S2 उतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं है पुरानी बुक में, कि भाई S1 की जगह S2 कब कैसे लिया जाना है, और S1 कैसे S2 कैसे फंक्शन करता है, कुछ में है कुछ में नहीं है। लेकिन फिर भी ये ऐसा ही है कि S1 या S2 में से कोई एक बिफोर मील, और S10 जो है वो आफ्टर मील, और स्लास को नाइट। पहले पुराने जो इलेक्ट्रोमोपैथ हैं वो इनके ग्लोबुल बना के रखते थे D3 से,
और वैसे ही देते थे, एक 30 ml की डिस्टिल वाटर की बोतल में एक दो ग्लोबिल S1 के डाल दिए, दूसरी बोतल में S10 के डाल दिए, तीसरी बोतल में स्लास के डाल दिए, उनको अच्छे से मिक्स करके डिस्टिल वाटर में और उनको दे देते थे। और ये आज भी काम करता है, ऐसा नहीं है, ये आज भी काम करेगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डिजीज है, तो कोई बात नहीं, आप L2W ही दे दीजिए, ठीक है, बिफोर मील, और S10L1A3 दे दीजिए आफ्टर मील, और एक लीवर फॉर्मूला दे दीजिए जो मैंने आपको बता रखा है। देखिए मैक्सिमम डिजीज में काम करेगा, पेन में भी काम करेगा। पेन में क्यों करेगा, L2 भी काम करता है पेन में। और जब पेन का कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप कुछ ना कुछ उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अदरवाइज W तो है ही हमारे पास, R ही दे देंगे, C3 दे देंगे, C4 दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़े चीजें हमारे पास रहती है। अब जैसे S1L1A3, S2L1A3, ठीक है, S10L1A3, इनमें काफी चीजें मैंने आपको धीरे धीरे मैं बताते ही जा रहा हूँ कि भाई यूज करते रहो, अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही S5L1A3 है, और S5L1A3 के तो 7-8 प्रोटोकॉल मैंने तैयार भी कर लिए हैं, जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो मैं दे रहा हूँ, और वो मैं जल्दी आपको बता दूंगा कि S5L1A3 तीनों रेमेडी जो हैं उसमें एक एक दो दो इधर उधर करके और कैसे कैसे अलग अलग डिजीज में वो काम करता है। केवल 3 रेमेडी S5L1A3, बाकी जो कुछ आता है उससे एक दो ड्रॉप किसी की डाल के और सब चीजें मैनेज की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो लगभग सभी में वही रहेगा, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर के इरेप्शन को ही हमें मैनेज करके चलना है। A2, S5, C5, WR2, F2 क्योंकि पेन भी होता है इसमें, APP और D4। कोकोनट ऑयल में रखें, या नीम ऑयल में भी रख सकते हैं, स्प्रे भी कराया जा सकता है, कैसे भी, लेकिन ये काम करता है, हर डिजीज पे काम करता है। इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला भी बना के चल सकते हैं आप, ठीक है, हर स्किन डिजीज पे काम करता है। A2, S5, C5, R2, F2, APP, G, YG ऐड कर दो इसमें, दोनों ऐड कर दो चाहे। हाँ, लीचेन प्लानस के केस में Y मत ऐड करना, बाकी फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्जिमा हो गया, नॉर्मल इचिंग होगी, ड्राईनेस ऑफ स्किन हो गया, ठीक है, उन सब में ये काम करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी, सॉरी एक्सटर्नल लगाने से। बाकी मिलाजमा के लिए मैंने आपको बताया, फिर उसमें आपको आर ही ऐड करना पड़ेगा जी की जगह, और बहुत हिट फॉर्मूला है वो, सुपर हिट फॉर्मूला है। साथ में वैन 1 200 को देते रहिए आप वीकली, और फिर देखिए रिजल्ट। थोड़ी कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस लगता है उसको भी सही करता है वैन 1, स्किन के पिगमेंटेशन को भी सही करता है। तो ये है। अब बाकी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जैसी लगती है तो इसमें भी आप वैन 1000 की एक डोज दे के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। वैन 1 पेशेंट आपके पास आया, वैन 1000 की 5 ग्लोबुल दे दी वही क्लिनिक पे, ये खा लो भाई, जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ वो अगले दिन से शुरू करना, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से वैन 1 हायर पोटेंसी में मैनेज करता है। तो ये लीचन प्लानस था, और अभी आज इतना ही रख रहे हैं हम। बाकी कोई क्वेश्चन किसी के होंगे इसमें तो आप उनको लिख के रख लेना, कल मैं बता दूंगा आपको स्टार्टिंग में ही। और कल मैं बाकी जो छोटी छोटी डिजीज बची हैं सारी स्किन की, उनके सबके प्रोटोकॉल जो है वो ले लूंगा सारे, और